हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नीट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड से ही संबंधित 30 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, ये प्रश्न जो है स्टेटमेंट टाइप के हैं, क्रोनोलॉजी टाइप के हैं और कुछ कठिन स्तर के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए एक महत्वपूर्ण यूनिट है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप एक अच्छे शिक्षक की तरह अपने क्लास में फिर परफॉर्म करेंगे। इसमें आपसे इसीलिए ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि आप एक टीचर के तौर पर इन सारी चीज़ों को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रश्नों को हल करते समय आपको अपने आप को एक टीचर के रूप में मानते हुए इसको हल करना होगा, तब जाके आप उसको आसानी से हल कर सकते। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है इसमें से जो एक ही साथ सिंक और स्विम के बारे में चर्चा करता है? तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, दूसरा दिया गया है प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, तीसरा दिया गया है सकारात्मक परस्पर निर्भरता और चौथा दिया गया है सामूहिक प्रक्रमण। तो इसमें देखिए जो है सहकारी अधिगम का वह तत्व जो एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है, तो वो है सकारात्मक परस्पर निर्भरता, यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसमें जो होता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में इस तरह से सब एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से परस्पर निर्भर रहते हुए इस चीज को करता है। ठीक है, आंसर सी होगा। और सहकारी अधिगम देखिए ऐसा उपागम है जहां छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं। यानी ये कोऑपरेटिव लर्निंग नाम ही इसका है कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे समूह बनाकर और अपना दिया गया टास्क पूरा करते हैं। सहकारी अधिगम के पीछे मुख्य विचार यह है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और अकेले कार्य करने के बजाय एक साथ कार्य करके वे अधिक सीख सकते हैं। सहकारी अधिगम का सकारात्मक परस्पर निर्भरता तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहयोगात्मक अधिगम का एक उदाहरण है? यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए, पहला दिया गया है अध्यापक व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को पठन निर्दिष्ट कार्य प्रदान करता है और विद्यार्थी नोट बनाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए दिया गया अध्यापक एक विषय पर व्याख्यान देता है और विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से नोट बनाते हैं। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए गृह कार्य देता है। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, अध्यापक विद्यार्थियों को समूह परियोजना कार्य प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी साथ मिलकर शोध कार्य करें और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड लर्निंग बेस्ड है। यहाँ पर भी देखिए टीचर सेंटर्ड ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीचर व्याख्यान देगा और बच्चे उस पर नोट्स बनाएंगे। तो ये दोनों तो नहीं होगा। फिर तीसरा देखिए दिया गया कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए देता, यानी अलग अलग एक एक विद्यार्थी को होमवर्क देता है और वो पूरा करते हैं। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है ये नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए क्या बात कहा जा रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का, यानी सहयोगात्मक अधिगम। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कब होगी? जब कई स्टूडेंट एक साथ मिलके आपस में डिस्कशन करके कोई भी रिसर्च का काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट का काम करें और फिर अपना उस पर कंक्लूजन प्रस्तुत करें। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
यानी राइट ऑप्शन इसका डी। ठीक, देखिए सहयोगात्मक अधिगम का एक बेहतर उदाहरण होगा क्योंकि प्रश्नानुसार अध्यापक विद्यार्थियों को समूह परियोजना कार्य प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी साथ मिलकर शोध कार्य करें और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। यह अधिगम जिसका उपयोग शिक्षार्थियों के समूह के भीतर किया जाता है और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव और किसी विषय की समझ में सुधार करना होता है। ठीक है, इसलिए यह अधिगम उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है। यानी टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन या टीचर सेंटर्ड लर्निंग जो होती है उसमें से इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी कमी है। तो देखिए पहला दिया गया है कि यह विद्यार्थियों के लिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है। दूसरा देखिए दिया गया है यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। तीसरा दिया गया यह विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। और चौथा दिया गया है यह बहुत प्रभावी है और समय की बचत करता है। यानी इसमें देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी संभावित कमी है। तो यह विद्यार्थियों के लिए देखिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है, ये सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित करता है, ये देखिए यही इसका कमी है। बाकी देखिए यह विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है, यह बहुत प्रभावी है और यह समय की बचत करता है। ठीक है, तो इसमें से अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है कि अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी होती है। इससे विद्यार्थियों की देखिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित किया जाता है। आलोचनात्मक चिंतन एक शिक्षार्थी को अवधारणाओं, अनुप्रयोगों और विचारों का विस्तार करने व तर्कों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो इसलिए टीचर इसमें समस्या उत्पन्न करता है, बाधा डालता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध के उदाहरण नहीं है। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच पॉजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए दिया गया है एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर दंडित करता है। दूसरा दिया गया है एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि और संरचनात्मक आलोचना प्रदान करता है। तीसरा देखिए एक अध्यापक जो मुक्त संप्रेषण और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। चौथा दिया गया एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को अपमानित करता है। पांचवा दिया गया एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सलाहकारों की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर दंडित करता है, ये देखिए पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण नहीं हो सकता है। एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि और संरचनात्मक आलोचना प्रदान करता है, ये देखिए सही है, यानी जो पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण है। एक अध्यापक जो मुक्त संप्रेषण और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है, ये भी देखिए जो पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपमानित करता है, ये पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण नहीं है। और पांचवा दिया गया अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सलाहकारों की उपेक्षा करता है, ये भी पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण नहीं है। तो हमसे इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि सकारात्मक जो रिलेशन है उसका उदाहरण जो नहीं है, यानी ये दोनों नहीं पूछा गया है ये तीनों, यानी ये तीनों हमारे जिस ऑप्शन में होंगे वही राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया बी और सी केवल, यानी बी और सी जो है ये सकारात्मक उदाहरण हैं, ये नहीं होंगे। दूसरा दिया गया देखिए ए, डी और ई,
तो यानी हमारा देखिए कौन कौन सा होगा, ए, उसके बाद डी और ई, यानी ये जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरे में दिया गया ए बी सी डी, नहीं, देखिए बी और सी नहीं है, क्योंकि बी और सी जो है पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण है, यहाँ पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए आगे चौथा ऑप्शन दिया गया है बी और ई ऑनली, तो बी जिसमें है बी और सी वो नहीं होंगे, यानी ए डी और ई हमारा राइट ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर दंडित करना एवं अपमानित करना तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सलाहकारों की उपेक्षा करना सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध के उदाहरण नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वह संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि एक कम अनुभवी स्टूडेंट है जो बहुत विशेषज्ञ शिक्षक के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, तो वह क्या कहलाता है या किस प्रकार का अधिगम कहलाता है, किस प्रकार की टीचिंग कहलाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी संज्ञानात्मक शिक्षुता, दूसरा दिया गया है देखिए अवलोकनीय अधिगम, तीसरा दिया गया है संज्ञानात्मक भार वजन, चौथा दिया गया है संज्ञानात्मक विज्ञान। तो देखिए जब कोई कम अनुभवी स्टूडेंट, कम जानकार स्टूडेंट किसी विशेषज्ञ टीचर के अंडर में रहकर मार्गदर्शन प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो यह जो कहलाता है संज्ञानात्मक शिक्षुता। ठीक है, तो बाकी ये अवलोकनीय अधिगम नहीं होगा, संज्ञानात्मक भार वजन नहीं होगा। संज्ञानात्मक भार वजन तब होता है जब स्टूडेंट को कुछ भी न आए और सारा दारोमदार टीचर के ऊपर हो। ठीक है, संज्ञानात्मक विज्ञान भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। ऐसा संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, संज्ञानात्मक शिक्षुता कहलाता है। ठीक, संज्ञानात्मक शिक्षुता एक प्रकार का सीखने का तरीका है जिसमें एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में एक विशेषज्ञ व्यक्ति नौसिखिए शिक्षार्थी के सीखने और उसके कौशल विकास का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। विशेषज्ञ नौसिखिया शिक्षार्थी को न केवल संबंधित क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक मानदंडों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को भी प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से परे होकर सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं। ये देखिए मानव विकास के या बाल विकास के चरणों की बात कर रहा है कि कौन से चरण में बालक जो है ठोस अनुभव के दायरे से परे हटकर थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है और एनालिसिस करता है, तो वह कौन सा अवस्था कहलाता है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है 4 अवस्थाओं के बारे में, जिसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला यहाँ दिया गया औपचारिक परिचालन अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज, दूसरा दिया गया देखिए सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था, तीसरा दिया गया देखिए ठोस परिचालन अवस्था और चौथा दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें देखिए हम लोगों ने जब सीटेट वगैरह का एग्जाम देते समय इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, तो इसमें देखिए बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था होती है, यानी बालक इसमें अपने पेशियों के आधार पर, सेंस के आधार पर काम करता है, चीज़ों को समझता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चा सोचता है, तर्क करता है और विश्लेषण करता है। तो देखिए इन तीनों अवस्थाओं में बच्चा नहीं करता है, बल्कि कौन से स्टेज में करता है, औपचारिक परिचालन अवस्था में, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है।
तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए ये जो अवस्था के बारे में बताया गया था, देखिए जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि जीन पियाजे के द्वारा कि यह जो अवस्था होती है अंतिम अवस्था होती है, इसमें बालक के अंदर हर प्रकार की क्षमता डेवलप हो जाती है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक परिचालन अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से परे हटकर सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं। यह अवस्था पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे या किशोर अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का, विचारों का और अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। यह निष्कर्ष निकालने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार के निम्नलिखित रूपों को आसान बनाता है, जैसे निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित स्थिति, जानकारी के संगठन के माध्यम से समस्या समाधान, सूचना, विचार और राय से निष्कर्ष निकालना, सूचित राय बनाने की क्षमता। इतनी सारी चीजें जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक या बालिका कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मानसिक संक्रिया के साहचर्यवाद सिद्धांत के अनुसार कौन सा नियम यह बतलाता है कि एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है क्योंकि अतीत में वे या तो समय या स्थान के पदों में एक साथ घटित हुए होते। यानी यहाँ साहचर्यवाद के सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से ऐसा कौन सा नियम है जो यह बताता है कि एक विचार दूसरे विचार से पहले किसी न किसी रूप से संबंधित था या एक साथ घटित हुआ था। तो इसमें अब कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला दिया गया है आंशिक गतिविधि का नियम, दूसरा दिया गया है सामीप्य का नियम, तीसरा दिया गया है मानसिक प्रवृत्ति का नियम और चौथा दिया गया है संशक्ति का नियम। तो देखिए आंशिक गतिविधि का नियम नहीं होगा, सामीप्य का नियम नहीं होगा, मानसिक प्रवृत्ति का नियम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, संशक्ति का नियम। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी संशक्ति का नियम बताता है कि एक विचार दूसरे विचार से अतीत में किसी न किसी रूप में क्या था, एक साथ घटित हुआ था, जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए मानसिक संक्रिया के साहचर्यवाद सिद्धांत के अनुसार संशक्ति या सन्निहितता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, यह बतलाता है कि एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है क्योंकि अतीत में वे या तो समय या स्थान के पदों में एक साथ घटित हुए होते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, नीचे दो स्टेटमेंट दिया गया है और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको सही आंसर चूज करना है। तो देखिए पहला कथन क्या दिया गया है, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। यानी अधिगम का जब मूल्यांकन किया जाए तो अधिगम में वृद्धि करने के लिए वह रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। दूसरा दिया गया है अधिगम के मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करना है। यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो अधिगम के मूल्यांकन से रिलेटेड है और उसके फीडबैक से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए अब हमको पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के आलाप में कौन से सही हैं। तो देखिए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक अधिगम का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक अधिगम सही तरीके से नहीं होगा, वो सही दिशा में नहीं होगा। अधिगम के मूल्यांकन का जो लक्ष्य होता है वो अधिगम प्रक्रिया के अंत में देखिए जो है समाकलित ग्रेड प्रदान करना होता है, यानी समेटिव ग्रेड, यानी वर्ष के अंत में या सेशन के अंत में, तो उसमें बच्चों को जब ग्रेड प्रदान किया जाता है तो उससे उनको पता चलता है कि हमारा अधिगम जो है किस लेवल पर चल रहा है। ठीक है, तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारे क्या हैं, राइट है। तब इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया, पहला कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन दिया कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, तीसरा दिया कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है,
और चौथा ऑप्शन दिया गया कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो देखिए दोनों सही है, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब तीनों नहीं होंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए ये भी हम लोगों ने देख लिया कि अधिगम के मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को छात्र की प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी छात्र को टीचर फीडबैक देगा और टीचर्स की किस तरीके से क्रिया रह गई उसके लिए स्टूडेंट फीडबैक देगा। मूल्यांकन छात्र के अधिगम के अंतराल को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करता है जो उनके अधिगम को कायम रखने या संशोधित करने के लिए आवश्यक होता है। अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया के दौरान डेटा को एकत्र करता है। कोई कक्षा छात्र के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करने के लिए अध्ययन की एक इकाई के माध्यम से आगे बढ़ती है जिसमें अधिगम के अंतराल भी सम्मिलित होते हैं। अधिगम के मूल्यांकन का जो लक्ष्य होता है वो अधिगम प्रक्रिया के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करना है। अतः जो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, यानी एक अच्छा चिंतक बनने के लिए, अच्छा थिंकर बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा दिया गया है समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुगम बनाना। तीसरा दिया गया है सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। और चौथा दिया गया है अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। अब देखिए इन ऑप्शंस को देखने से ही पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ टीचर अपने स्टूडेंट की सहायता कर रहा है, उनके कार्यों को सुगम बना रहा है, तो यह एक बेहतर टीचर या टीचिंग का ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कह रहा है कि सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, यानी जो रिजिड टीचिंग प्लान को फॉलो करना, ये अच्छे शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। यानी देखिए ये जो है ये उद्देश्य में आएगा, ये सुगम बनाना भी आएगा और टीचर जो है ये लास्ट वाला सहायता करना भी आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन है ये जो है नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सीखने की सुविधा प्रदान करना है। परंपरागत रूप से शिक्षक एक विशेष क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता वाले होते हैं। वे अपने छात्रों की विभिन्न माध्यमों से उस ज्ञान को प्रदान करते हैं और वे बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता भी करते हैं। साथ ही साथ समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा शिक्षक द्वारा अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने एवं आंतरिक और बाह्य अनुभवों के माध्यम से सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करते हैं। यानी ये सब चीज़ें शिक्षण के उद्देश्य में आती है, लेकिन कठोर प्लान अपनाना, सख्ती बरतना, ये सब इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है, यानी एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए इसमें से कौन सी मूलभूत बेसिक जो नीड है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना। दूसरा दिया गया पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। तीसरा दिया गया है पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। चौथा दिया गया है पाठचर्यात्मक मार्गदर्शनों की दृढ़ संशक्ति। अब देखिए एक बेसिक जरूरत है जो मूलभूत आवश्यकता है एक अच्छे टीचिंग के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना नहीं होगी।
फिर देखिए पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। अगर आपको एक बेहतर टीचर बनना है, अच्छी टीचिंग करनी है, तो आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और पर्याप्त मात्रा में करना पड़ेगा। पारंपरिक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का उपयोग बेहतर शिक्षण के लिए नहीं सही है, क्योंकि पारंपरिक शिक्षण जो है एक उबाऊ शिक्षण होता है, बच्चे उसमें सही से नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शनों की दृढ़ संशक्ति भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी जो है रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। ठीक है, देखिए इसका आंसर बी है। प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक व्यवहार विषय वस्तु के बारे में शिक्षक ज्ञान, शिक्षक विश्वास और उसके छात्रों में सुधार के प्रति शिक्षकों का समर्पण शामिल करता है, तब जाके एक अच्छा शिक्षक बन पाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी अब हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोगों ने आज की क्लास में जितने भी प्रश्नों को देखा, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के हैं और इस तरह के प्रश्नों का भी आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है और अपने एग्जाम में आने पर इनको गलत नहीं करना। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तभी हल कर पाएंगे जब आप अपने आप को एक अच्छे शिक्षक के तौर पर समझकर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए जो टेबल दिया गया है और इन टेबल में जो कुछ मूल्यांकन के प्रकार हैं और उनके कार्यों से इनको मैच कराना है। तो देखिए एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। यहाँ देखिए मूल्यांकन के प्रकारों को दिया गया है और यहाँ इनके कार्यों को दिया। अब हमको देखो इसको मिलाना है। देखिए इधर पहला दिया गया स्थानन मूल्यांकन, दूसरा दिया गया निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा दिया गया संकलनात्मक मूल्यांकन और चौथा दिया गया है निदानात्मक मूल्यांकन। तो देखिए इधर मूल्यांकन के कार्य दिए गए, अब हमको इनसे मिलाना है। तो देखिए जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, पहले देखो ऐसे चीजों को हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमको सबसे आसान है, पहले से हम उसको ढूंढेंगे। देखिए संकलनात्मक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जो किसी भी सेशन या सत्र के लास्ट में किया जाता है, लास्ट में सबसे किया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ दिया निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन होता है कि किसी स्टूडेंट की कमजोरी का, उसके अभाव का पता लगाना। अब देखिए इन्हीं को हमको ढूंढना है। तो देखिए पहला निदानात्मक मूल्यांकन का देखिए क्या होगा कि विद्यार्थियों के अधिगम में कमजोरियों के अंतर्निहित कारण को जानना। यानी ये देखिए इसका हमको मिल गया, यानी कारण को जानना है, कमजोरी का कारण, ये निदानात्मक में आता है। फिर देखिए संकलनात्मक मूल्यांकन का हमको देखिए कैसे पता चलेगा। मैंने क्या कहा कि एक सत्र या एक सेशन के लास्ट में, सबसे लास्ट में मूल्यांकन होता है। तो देखिए यहाँ दिया गया एक शैक्षणिक वर्ष या प्रोग्राम या पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी को प्रमाणित करना। यानी इसका देखिए क्या होगा, सी का 4 हो जाएगा। यानी अब हमको 2 मिल गए, यानी डी का 2, सी का 4। अब बाकी 2 बचे हैं। बाकी 2 में देखिए स्थानन मूल्यांकन जो होता है वो जो है विद्यार्थियों के प्रवेश के व्यवहार को जाना जाता है। यानी एडमिशन के समय बच्चों का किस प्रकार से किसी कोर्स में बिहेवियर है, किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया है, ये देखा जाता है। तो आप देखिए जो लास्ट बचा निर्माणात्मक मूल्यांकन, वो देखिए शिक्षण अनुदेशन की अवधि में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को मॉनिटर करना होता है। यानी जब क्लास चल रही है, कोई चीज पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनका अधिगम किस लेवल का है, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, ये होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब देखिए इन सभी को हम लोगों ने एक दूसरे से मैच करा दिया। अब दिए गए ऑप्शन में इसको हम मिलाएंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो हमारा देखिए ए का क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ ए का 2 दिया है, यानी ये हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए हमारा ए का 1 नहीं होगा, यानी हमारा ए का 3 जिसमें होगा वही हमारा होगा, यानी ये भी नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ये भी देखिए नहीं होगा। इसमें देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का 3 दिया गया है, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 2। देखिए यहाँ 3 टाइप हो गया है, यहाँ 2, क्योंकि देखिए 3 2 बार हो जाए तो यहाँ क्या होगा,
डी का 2। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आप देखिए जो सही सुमेलन का प्रकार है वो इस तरीके से है। देखिए, स्थानन मूल्यांकन क्या होता है? प्रवेश व्यवहार को जानने के लिए होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किस लिए होता है? शिक्षण अनुदेशन की अवधि में विद्यार्थियों की अधिगम के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन देखिए क्या होता है? एक शैक्षणिक वर्ष या प्रोग्राम या पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। और निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? विद्यार्थियों के अधिगम में कमजोरियों के अंतर्निहित कारणों को जानना होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन था मूल्यांकन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछा गया। तो जितने भी प्रश्न मैंने इन सारी क्वेश्चन की सीरीज में शामिल किया है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपको अपना लर्निंग जो है करना है, तैयारी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।